मेरे बाप के मरने के 3 साल बाद मेरी माँ ने एक जवान मर्द से शादी कर ली। मुझे हर वक्त अपने सुतेले बाप से खौफ आता था। एक दिन अम्मी घर पर नहीं थी कि अचानक मेरा सुतेला बाप मेरे कमरे में आया और कहा कि मेरे लिए चाय बना दो। जब मैं किचन में जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा जिस्म खौफ के मारे थर थर कांपने लगा था। फिर अचानक मेरी माँ आ गई और फिर किसी की जिंदगी पर बीती एक सच्ची और सबक आमूज कहानी है। माँ ने जब अपना इरादा जाहिर किया तो मैं भड़क उठी। क्या हो गया है माँ तुम्हें? क्यों खुद भी तमाशा बनोगी और मुझे भी तमाशा बनाओगी? क्यों बेटी, इसमें तमाशे वाली कौन सी बात हो गई? क्या मैं गैर शरई, गैर इखलाकी और गैर कानूनी हरकत कर रही हूँ? वो तो ठीक है माँ कि इनमें से कोई बात नहीं, लेकिन हमारा मुआशरा क्या सोचेगा? मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? खानदान वाले क्या कहेंगे? माँ, किसी को भी कुछ कहने का हक नहीं है क्योंकि हम किसी के मोहताज नहीं है। तुम्हारे बाप के मरने के बाद ये लोग हमारा ख्याल नहीं रखते और ना ही इन्होंने मेरी और तुम्हारी परवरिश की है, इसलिए ये कुछ नहीं बोल सकते। इनको बोलना भी नहीं चाहिए बेटी। बात ये थी कि माँ ने अपनी शादी का इरादा जाहिर किया था। मेरे अब्बू की मौत को 3 साल हो चुके थे। ये दिन हमने किस तरह गुजारे थे यह हम ही जानते हैं। शुक्र है कि छोटा ही सही लेकिन मकान अपना था, वरना हम दर दर की ठोकरें खाते रहते और कोई पूछने वाला नहीं होता। मेरी उम्र इस वक्त 19 वर्ष की थी, जबकि अम्मा ज्यादा से ज्यादा 36 की होंगी। इनकी शादी बहुत कम उम्री में हो गई थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरी माँ बहुत खूबसूरत और शादाब किस्म की औरत थी। हम दोनों जब साथ निकलते तो देखने वाले हमें बहनें समझा करते। अल्लाह ने मेरी माँ को बेहद हसीन बनाया था। मैंने ऐसी सदाबहार किस्म की औरतें कम ही देखी होंगी। वो पढ़ी लिखी भी थी, इसलिए इन्हें एक फैक्ट्री में जॉब भी मिल गई थी, जबकि मैंने अपनी तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया था। इन्हीं की फैक्ट्री में एक शख्स इमरान था, उसने माँ को शादी की ऑफर कर दी थी और माँ भी इस शादी के लिए सीरियस हो गई थी। वैसे तो ये कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन फिर भी वही मुआशरा। मैंने एक बार फिर माँ को समझाया, देखो माँ, बात ये है कि जब तुम शादी करोगी तो सब यही कहेंगे कि जवान लड़की घर में बैठी हुई है और माँ को शादी की सूझ गई है। बेटा, मैं ये शादी अपने शौक के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रही हूँ। पहली बात तो ये है कि घर में मर्द का होना बहुत जरूरी होता है। हजार तरह की बलाएं कट जाती हैं, लोग इस घर की तरफ मैली निगाह से नहीं देखते। मेरा मतलब है कि मर्द घर का मुहाफिज होता है। और दूसरी बात यह है कि तुम्हारी शादी के अखराजात कहाँ से पूरे होंगे? इसके लिए इमरान ने कहा है कि ये जिम्मेदारी खुद इसकी होगी। फैक्ट्री में इसकी अच्छी सैलरी है, इसके अलावा उसने कुछ पैसे भी जमा कर रखे हैं। सब मिलाकर तुम्हें इज्जत के साथ रुखसत कर सकेंगे। और जहाँ तक खानदान वालों का ताल्लुक है तो इनकी बात ही फजूल है बेटा। मैं समझ गई कि माँ ने पक्का इरादा कर लिया है और मेरे समझाने पर भी कुछ नहीं होगा। अब मैं इन पर ज्यादा जोर भी नहीं डाल सकती थी। वो माँ थी मेरी, इसके अलावा वो समझदार और पढ़ी लिखी भी थी। उन्होंने कुछ सोचकर ही फैसला किया होगा ना। लेकिन मैंने इतना जरूर कहा, माँ चलो ठीक है, मैं अब कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन कम से कम इतना तो करो कि इस मकान को किराए पर दे दो, हम कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ, ये हो सकता है। माँ ने मेरी तायद की, कुछ और तो नहीं कहना तुम्हें, सिर्फ एक बात और अम्मा, मैं उस शख्स से जरूर मिलना चाहूंगी जो तुम्हारी जिंदगी में शामिल होने जा रहा है। सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी जिंदगी में भी। माँ ने कहा कि तुम इसका उसी तरह एहतराम करोगी जिस तरह अपने अब्बू का करती थी, क्योंकि वो बहुत अच्छा आदमी है। इससे मालूम है कि तुम मेरी जवान बेटी हो, इसके बावजूद वो मुझसे शादी करके हमें सहारा देने को तैयार है। फिर एक दिन इमरान हमारे घर आ गया। माँ ने उसे चाय पर बुलाया था। इसे देखकर मैं तो दंग ही रह गई थी। वो एक जवान आदमी था और खासा माकूल सूरत, यानी वो ऐसा आदमी था जिसके लिए कोई भी कुंवारी लड़की का रिश्ता आ सकता था। लेकिन वो माँ से शादी करना चाह रहा था जो एक बेवा थी और जिसकी बेटी 19 वर्ष की हो चुकी थी। ये बात बहुत हैरत की थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो माँ से कम अज कम 15 साल छोटा होगा। अम्मा इसके आगे पीछे जा रही थी। वैसे भी वो एक माकूल और महज़िब इंसान दिखाई दे रहा था। उसने बड़े सलीके और तहजीब के दायरे में रहते हुए मुझसे बातें की थी। मेरी तालीम वगैरह के बारे में मुझसे पूछ रहा था। मेरा दिल चाहा कि इससे पूछूं कि आखिर वो मेरी माँ से क्यों शादी कर रहा है। सच तो ये है कि ये सब मुझे बहुत बुरा लगा था। इसके जाने के बाद अम्मा ने जब इसके बारे में मेरी राय दरियाफ्त की तो मैंने कहा, नहीं अम्मा, ये शादी नहीं होनी चाहिए। पर वो क्यों बेटा? क्योंकि इस शादी के बाद अफवाहों और शक के हजार पहलू निकल आएंगे। हाँ, अगर कोई उम्र रसीदा आदमी होता तो फिर कोई मुसायका नहीं था, लेकिन ऐसे जवान शख्स से तुम्हारी शादी 100 गुल खिला देगी। लोग हजार तरह की बातें बनाएंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा और सबसे खतरनाक बात यह है कि मैं बदनाम हो जाऊंगी। अम्मा, क्यों बेटा, इसमें तुम्हारी क्या बदनामी होगी? अम्मा, तुम इतनी भोली नहीं हो कि ऐसी बातें समझ ना सको। लोग
लोग ये कहेंगे कि इस आदमी ने बेटी पर डोरे डालने के लिए माँ से शादी कर ली है। माँ ये सुनकर खामोश हो गई थी। शायद इन्हें यह एहसास हो गया था कि मैं ठीक ही कह रही हूँ, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने फिर वही बात, यानी वो इस शादी के लिए बेताब थी और इनकी ख्वाहिश थी कि वो हर हाल में शादी कर लें। और जब इनकी जिद बहुत बढ़ गई तो फिर मैंने भी इस शर्त पर इजाजत दे दी कि हम ये मकान बदल लेंगे, और हमने वो मकान बदल लिया। अपना मकान किराए पर दे दिया था क्योंकि हमें इमरान के मकान में शिफ्ट हो जाना था। जो अकेला आदमी था, मैं इस शादी से खुश नहीं थी। हर सार तरह के अंदेशे लाहक हो गए थे, लेकिन माँ ने जैसे मुझे मजबूर ही कर दिया था। शादी बहुत सादगी से हुई। जाहिर है हमारी तरफ से सिवाय मेरे और कोई भी नहीं था, जबकि इमरान की तरफ से उसके कुछ दोस्त जमा हो गए थे। उस वक्त मैं कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी। उस रात मैं अब्बू को याद करके बहुत देर तक रोती रही थी। ये आदमी इमरान किसी तरह भी अब्बू का मुकाबला नहीं कर सकता था। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे और इस शख्स के प्यार में यकीनन कोई खोट था, वरना कोई लड़का अपने से इतनी बड़ी औरत से शादी करता है, चाहे वो जैसी भी हो। दूसरी सुबह मैं अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। अजीब तरह की शर्मिंदगी हो रही थी। खुद अम्मी ही नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। नहीं अम्मी, मैं नाश्ता नहीं करूंगी, जरा भी दिल नहीं है। बेवकूफ ना बनो, कब तक भूखी रहोगी? और इमरान भी तुम्हें बुला रहा है। अच्छा अम्मा, फिर आप मेरा नाश्ता यहीं ले आए। बुरी बात है बेटा, इमरान क्या कहेंगे? आज हो शाबाश। और मैं माँ के मजबूर करने पर इनके साथ नाश्ते की मेज पर आ गई। इमरान मेरा इंतजार ही कर रहा था। उसने बड़ी भरपूर निगाहों से मेरी तरफ देखा, फिर बहुत नरम लहजे में पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना आयशा? जी हाँ ठीक है। क्या तुम मुझसे नाराज हो? उस वक्त तो मैं भड़क उठी। कैसी बात कर रहे हैं आप? नाराज होने या ना होने का दारोमदार तो ताल्लुक पर होता है। जब मेरा आपसे कोई ताल्लुक ही नहीं है तो फिर मैं क्यों नाराज होने लगी? इसके चेहरे का रंग बदल गया था। माँ ने मुझे टोक दिया। आयशा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। नहीं, आप कुछ ना कहें, इमरान ने माँ से कहा। आयशा की कशमकश को मैं समझ रहा हूँ। उसने जो कुछ भी कहा है ये एक फितरी रद्द अमल है, इसलिए इससे मना ना करें। लेकिन आयशा को कुछ दिनों के बाद खुद तो एहसास हो जाएगा कि मैं किस नेचर का इंसान हूँ। मैं वहाँ नहीं बैठ सकती थी, इसलिए उठकर अपने कमरे में आ गई। मेरी आंखें फिर भर आई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी जिंदगी में ऐसे लम्हे भी आएंगे। घर की फिजा अब बदल सी गई थी। मैं अपने आप को बहलाने और मसरूफ रखने के लिए एक स्कूल में मुलाजमत कर चुकी थी। स्कूल से वापस आकर मैं अपने कमरे में बंद होकर रह जाती। मेरी कोशिश यही होती थी कि मैं इमरान के सामने ना आया करूं। हालांकि अभी तक ऐसी वैसी कोई बात नहीं हुई थी जिससे इसकी नीयत का अंदाजा हो सकता था, लेकिन अचानक क्यों वो जब मेरे सामने आता मुझे अपने जिस्म पर उसकी निगाहें मंडलाती हुई महसूस हुआ करती। माँ ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था। दोनों बहुत खुश थे। एक साथ फैक्ट्री जाना, एक साथ फैक्ट्री से वापस आना, फिर शाम के वक्त तफरीह के लिए चले जाना। माँ को तो जैसे नई जवानी मिल गई थी। दिन इसी तरह गुजर रहे थे कि एक दिन एक अजीब बात होगी। मैं ये नहीं कह सकती ये सब कुछ माँ ने जानबूझकर किया था या वो इत्तफाकन घर से बाहर थी, वरना अब तक माँ ने मुझे इमरान के साथ घर में अकेला नहीं रहने दिया था। लेकिन उस शाम वो घर में नहीं थी और मैं अपने कमरे में थी जब दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने मुझे चौंका दिया। दरवाजा खोला तो इमरान खड़ा था। शायद वो कहीं बाहर से आया था। तुम्हारी माँ कहाँ है? पता नहीं, मैं नहीं चाहती। मैं अपने कमरे में थी। प्लीज क्या तुम मेरे लिए चाय बना दोगी? आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम्हारी माँ होती तो शायद मैं तुम्हें कभी सहमत नहीं देता। मैंने कहा ओके। मैं सामने से हट गई थी। मेरा दिल चाहा कि मैं दोबारा दरवाजा बंद करके बैठ जाऊं। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता था? बस वो गुस्सा कर जाता। फिर सोचा कि ये मेरी बुज़दिली होगी। आखिर एक घर में रहना तो है, इस तरह कब तक खुद को लिए दिए रखूंगी। इसलिए मैंने इसके लिए चाय बनाई और लाउंज में लेकर पहुंच गई। उसने मुस्कुराकर मेरा शुक्रिया अदा किया। मैं चाय रख के जाने लगी तो उसने आवाज देकर मुझे रोक लिया। आयशा, जरा मेरी बात तो सुनो। जी फरमाए। मैं इससे कुछ फासले पर खड़ी हो गई थी। तुम मुझसे नाराज क्यों रहती हो? ये मेरी आदत है। मैं जरा तन्हाई पसंद हूँ। 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। उसने सामने वाले सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं इसके सामने बैठ गई। वो कुछ देर तक मेरी तरफ देखता रहा, फिर धीरे से बोला, देखो आयशा, ये दुरुस्त है कि जो कुछ हुआ है वो जरा हट के है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुझे शक की निगाहों से देखा करो। मैं चाहे जैसा भी हूँ बदनीयत और बद फितरत नहीं हो सकता। मेरे और तुम्हारे दरमियान नाम का सही एक रिश्ता तो है। ये रिश्ता एक दूसरे पर इत्मीनान का होता है। जिससे एक घर में एक साथ रहना है, तो फिर ऐसी नाराजगी किस लिए? देखिए इमरान साहब, मैं ये 1000 दफा कह चुकी हूँ कि नाराजगी वहाँ होती है जहाँ किसी से कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता हो, और जब मेरा आपसे कोई ताल्लुक ही नहीं तो फिर कैसी नाराजगी? आपका रिश्ता मेरी माँ से है, मुझसे तो नहीं है ना, लेकिन माँ के हवाले से तो कोई रिश्ता हो सकता है ना। नहीं, मैंने सख्ती के साथ इनकार में अपनी गर्दन हिला दी। चलो फिर तुम्हारी मर्जी। तुम्हें दोस्ती नहीं करनी है तो ना करो, लेकिन कम अज कम घर के
کے معاملات میں تو دلچسپی لو کیونکہ یہ گھر تو ہم سب کا ہے نا۔ اس دن کے بعد میں نے اپنے رویے میں تھوڑی سی نرمی کر لی۔ میں کبھی کبھی اس کے سامنے بھی آ جایا کرتی تھی لیکن اس سے بات کرنے کے سلسلے میں بہت محتاط رہتی۔ پھر ایک دن ماں نے مجھ سے کہا، عائشہ، عمران نے تمہارے لیے ایک رشتہ تلاش کیا ہے۔ او تو اب وہ اس انداز سے حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا ہوا ہے تم کو؟ اس کے بارے میں کیوں اتنی بدگمان ہو؟ وہ بہت بھلے آدمی ہے، کوئی اور بات کریں۔ ماں چھوڑیں یہ سب، اگر مجھے رشتہ تلاش کرنا ہوا تو میں خود کر لوں گی، آپ کے عمران صاحب کو ایسی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں نے پھر اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی۔ میں عمران جیسے لوگوں کی نیت سے واقف تھی، اس لیے مجھے ہر قدم بہت پھونک پھونک کے رکھنا تھا۔ عمران نے یقیناً اپنی کسی دوست سے میرے بارے میں بات کی ہوگی۔ شادی نہ ہوتی تو میں اس کے چنگل میں پھنس جاتی۔ یہ لازمی طور پر کوئی پلاننگ ہوگی کہ شادی کے بعد مجھے مجبور کر دیا جائے۔ میں اس قسم کی کئی کہانیاں پڑھ چکی تھی، اس لیے میں نے عمران اور اس کے لائے ہوئے رشتے سے اپنا دامن بچا لیا تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ میں آخر اس قسم کے حالات میں کب تک رہ سکتی تھی؟ شادی تو کرنی تھی اور وہ بھی بہت جلد۔ میں جتنی جلدی اس مکان سے رخصت ہو جاتی میرے لیے بہتر تھا۔ دیر ہونے کی صورت میں خرابیاں پیدا ہو سکتی تھی لیکن شادی ہو تو کس سے ہو؟ یہ ایک عجیب صورتحال تھی کہ اب تک میری کسی سے دوستی نہیں ہو سکی تھی۔ ایسا کوئی نہیں تھا جس سے میں محبت کے دعوے کر سکتی، کسی نے مجھ سے محبت کی کوئی بات بھی نہیں کی تھی۔ ایسا زندگی میں کبھی کچھ ہوا نہیں تھا، بس ایک سیدھی سادی سی زندگی گزارتی چلی آ رہی تھی، نہ کوئی تھا میرا۔ لیکن پھر ایک دن کوئی مجھے مل ہی گیا۔ وہ اسکول میں اپنے چھوٹے بھائی کے داخلے کے لیے آیا تھا۔ دونوں بھائی بہت خوبصورت تھے۔ چھوٹے بھائی کا نام علی تھا جبکہ اس کو لانے والا بڑا بھائی جنید ایک خوبصورت، مہذب اور پڑھا لکھا نوجوان، جس کا لہجہ اور جس کے انداز یہ بتا رہے تھے کہ وہ ایک اچھا انسان ہے۔ اس نے مجھے دیکھا تو صحیح لیکن ان نگاہوں کی کیفیت ستائشی تھی، ان میں کسی قسم کی ہوس یا عامیانہ پن نہیں تھا۔ اس کے بھائی کا داخلہ ہو گیا تھا، وہ کسی اور اسکول سے ٹرانسفر ہو کر آیا تھا اور وہ جس اسکول سے یہاں آیا تھا وہ بھی شہر کا ایک بہت بڑا اور اچھا اسکول تھا۔ یہ میری جنید سے پہلی ملاقات تھی۔ میں گھر آ کر بھی اس کے بارے میں سوچتی رہی، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے۔ جنید بھی بلا شبہ ایسا ہی تھا۔ اس کے بعد بہت دنوں تک اس سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن ایک دن ایک ایسی بات ہوئی جس نے مجھے حیران ہی کر دیا۔ اس وقت میں کاپیاں اسٹاف روم میں چیک کر رہی تھی۔ علی اس وقت بڑے ادب کے ساتھ میرے سامنے ہی کھڑا تھا۔ پھر اس نے اچانک مجھ سے پوچھا، مس آپ جانتی ہیں کہ میں اس اسکول کو چھوڑ کر آپ کے اسکول میں کیوں آیا ہوں؟ نہیں تو مجھے کیا معلوم، آپ کے لیے مس، میرے لیے کیوں؟ جنید بھائی مجھے زبردستی آپ کے اسکول میں لے کر آئے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ انہیں اچھی لگتی ہیں، انہوں نے شاید آپ کو کہیں دیکھا تھا اس لیے انہوں نے آپ کے اسکول میں میرا داخلہ کروا دیا۔ وہ جو کچھ بتا رہا تھا وہ میرے لیے بہت حیرت انگیز تھا۔ یہ ایک عجیب بات تھی، میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک اٹھا تھا کہ کوئی حد ہی نہیں۔ علی غلط بیانی نہیں کر سکتا تھا، وہ تو بہت اچھا بچہ تھا، تو شاید جنید نے مجھ سے تعلقات بڑھانے کے لیے یہ طریقہ سوچا تھا۔ لیکن کتنا حیرت انگیز اور انوکھا طریقہ تھا۔ اچھا اپنے کام پر دھیان دو اور ہر ایک کو یہ بات بتاتے مت رہنا، سمجھے؟ میں کسی سے کیوں کہنے لگا؟ میں نے اس کی کاپیاں چیک کر کے اس کے حوالے کر دی اور سوچتی رہ گئی کہ آج وہ یہ کیا کہہ کے گیا ہے۔ میں سوچتی رہ گئی اس جنید نے مجھے کہاں دیکھ لیا تھا؟ چلو جو بھی ہے، اس نے مجھ سے جان پہچان کے لیے بہت مہذب راستہ اختیار کیا تھا۔ پھر ایک دن خود جنید اپنے بھائی کی پروگریس معلوم کرنے کے لیے بہانے سے اسکول آ گیا۔ میں اس کی آمد کا مقصد سمجھ چکی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جنید صاحب آپ یہ بتائیں آپ نے اپنے بھائی کو اس اسکول میں کیوں داخل کیا ہے؟ اس اسکول کی تعلیم اچھی ہے اس لیے۔ جنید صاحب پلیز میں سچ سننا چاہتی ہوں، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ آدھا سچ تو ہو سکتا ہے لیکن پورا سچ نہیں۔ ٹھیک ہے تو پھر پورا سچ یہ ہے کہ تمہارے لیے، پر آخر کیوں؟ اب اس کیوں کا میں کیا جواب دے سکتا ہوں کہ بس تم مجھے اچھی لگی تھی۔ معاف کرنا میں ذرا بے تکلفی سے تمہیں مخاطب کر رہا ہوں لیکن کسی کے پسند ناپسند پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی نا، اور یہ کوئی جرم یا گناہ بھی نہیں ہے۔ بعض معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انسان ان کے سامنے بے بس ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ پسند کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہت خوب، آپ نے مجھے کہاں دیکھ کر پسند کر لیا؟ میں نے ایک بار راستے میں، پھر ایک بار مارکیٹ میں دیکھا تھا اور میں نے جب تمہارے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتا چلا کہ تم اس اسکول میں پڑھاتی ہو اور آپ نے مجھ سے قربت کے لیے اپنے بھائی کا یہاں ٹرانسفر کروا دیا۔ ہاں، کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کسی لڑکی کو راستے میں روک کر اس سے زبردستی باتیں کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ اس کی ایسی باتیں مجھے اچھی لگ رہی تھی۔ اس سے یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ وہ اپنی فطرت میں ایک اچھا انسان ہے۔ کہاں تو زندگی بھر محبت نام کی کوئی چیز میرے پاس نہیں آئی اور کہاں یہ حال کہ بن مانگے محبت مل گئی تھی۔ محبت کرنے والا خود چل کر میرے پاس آیا تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر سچی محبت دروازے پر آ جائے تو اس کے لیے دروازے کھول دینا چاہیے۔ پھر میں نے جنید کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دیے۔ ہم میں ملاقاتیں ہونے لگی۔ اب مجھے پوری دنیا خوبصورت
खूबसूरत दिखाई देने लगी। घर का माहौल भी खुशगवार सा महसूस होने लगा। इमरान और माँ ने मेरे इनकार के बाद फिर मुझसे रिश्ते की बात नहीं की और अच्छा ही था, वरना खामखा घर की फिजा में बदमज़गी पैदा होती। मैं और जुनैद पूरी तरह एक दूसरे के हो गए। मैं जैसे जैसे उस करीब होती जा रही थी वैसे वैसे उसकी खूबियां मुझ पर खुलती चली जा रही थी। उसने आला तालीम हासिल कर रखी थी, एक बहुत बड़े ऑफिस में आला ओहदे पर था। इसके वालिदैन हयात थे, वो भी पढ़े लिखे थे। इसके छोटे 3 भाई थे, एक तो अली और दूसरा उस्मान, तीसरा हसनैन जो कॉलेज में था। इसके मिजाज का ये आलिम था कि उसने अभी तक मुझसे दरियाफ्त नहीं किया था कि मैं कौन हूँ, मेरी जात क्या है। एक शाम मैंने खुद ही ये जिक्र छेड़ दिया, जुनैद तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? आयशा मैं तो सिर्फ तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे बैकग्राउंड से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, फिर भी जानना तो चाहिए कि मैं कौन हूँ, किन हालात में जिंदगी गुजार रही हूँ। तो चलो तुम्हें बता दूं। मैंने उसे पूरी तफसील बता दी। सब कुछ सुन लेने के बाद उसके रवैये में कोई फर्क नहीं आया। चलो मान लिया कि ये सब कुछ है, तो इससे क्या फर्क पड़ गया? क्या तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ कि मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली है और मेरा बाप एक जवान आदमी है, मेरी माँ से बहुत कम उम्र का है, तो इसमें कौन सी बुराई हो गई? इस किस्म के लाखों वाकयात हैं। बुराई ये होती है कि अल्लाह ना करे तुम्हारी माँ किसी गलत राह पर चलने लगती। जुनैद ये तो सोचो कि उस आदमी ने मेरी माँ से शादी क्यों कर ली। तुम भी अजीब हो। तुम ये बताओ, क्या उस शख्स ने तुम्हारे साथ कभी कोई गलत हरकत की है? नहीं, अब तक तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो फिर भूल जाओ उसको, अपनी फिक्र करो। लेकिन इस कहानी में एक बात जरा खतरे वाली है। इमरान किसी शख्स से मेरी शादी करवाना चाहता है और जाहिर है कि उसने ये रिश्ता किसी प्लानिंग के तहत ही सोचा होगा। हाँ, ये बात तो खतरनाक हो सकती है और अगर इस शख्स ने ज्यादा दबाव डाला तो मुमकिन है कि तुम्हारी माँ मजबूर ही हो जाए। इसी बात का तो डर है, तो फिर इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं तुम्हें हासिल करने में जल्दी करूं। मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेज दूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मेरे घर के बारे में जाने के बाद तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी हो जाएंगे? जुनैद ने जो कहा था वो करके दिखाया। उसने अपने घर वालों को न सिर्फ राजी कर लिया था बल्कि वो पैगाम लेकर भी मेरे घर आ गए। उसका खुदा जानता है कि इमरान ने किस दिल के साथ उनका इस्तकबाल किया होगा। बहरहाल माँ बहुत खुश थी और उन्हें खुश भी होना चाहिए था। जुनैद के घर वाले भी मौजिब थे, ऐसे लोग जिन्हें किसी किस्म का लालच नहीं था। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि इन्हें सिर्फ लड़की चाहिए। इस रिश्ते के लिए मेरा शागिर्द अली भी आया था। दरअसल वही बच्चा मेरे और जुनैद के दरमियान रास्ता बना था। वो शायद सबसे ज्यादा खुश था। बहरहाल ये रिश्ता तय पा गया, तारीख भी मुकर्रर हो गई और हम दोनों एक हो गए। इमरान के मंसूबे धरे के धरे रह गए थे। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, जुनैद सबसे ज्यादा अच्छे थे। मैंने सोचा भी नहीं होगा कि जिंदगी में किसी को इतनी खुशियां भी मिल सकती हैं। एक प्यार करती हुई जिंदगी मेरे साथ चलने लगी थी। हर चीज बहुत खूबसूरत थी। वलीमे के बाद दस्तूर के मुताबिक मुझे अपने घर जाना था, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा था। इसलिए मैंने जुनैद से कहा, नहीं जुनैद, वहाँ जाने को दिल नहीं चाहता। पर वो क्यों? इसलिए कि वहाँ मेरा है कौन? माँ है तो वो खुद ही आ जाएंगी। इमरान है तो इससे मेरा क्या ताल्लुक? वो तो ठीक है, लेकिन दस्तूर के मुताबिक तुम्हें जाना चाहिए। बल्कि ऐसा करो, हम चलते हैं और कुछ देर बैठकर वापस आ जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है। हम दस्तूर के मुताबिक मिठाई वगैरह लेकर पहुंच गई। इमरान ने खाने पीने का बहुत जबरदस्त एहतमाम कर रखा था, लेकिन मैं बस थोड़ी देर बैठकर वापस आ जाना चाहती थी। और जब मैं इन लोगों से इजाजत लेकर उठने लगी तो इमरान ने मुझसे कहा, आयशा तुमसे एक बात पूछनी है। जी फरमाए। तुम ये बताओ, तुमने जुनैद को कैसे पाया? ये कोई पूछने की बात ही नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। क्या वाकई? जी हाँ, मैं इतनी खुश हूँ कि आप इसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हें ये बताऊं कि मैं तुम्हें यही खुशी तो देने जा रहा था। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हाँ, ये मेरा वही दोस्त है जिसका रिश्ता मैंने तुमसे करना चाहा था। ये कैसे हो सकता है बेटा? यही बात हुई है। मेरी माँ ने कहा, जब तुमने रिश्ते से इनकार किया तो हम सब एक प्लानिंग के जरिए अली को तुम्हारे स्कूल में दाखिल कराया। फिर जुनैद आहिस्ता आहिस्ता तुमसे करीब हो गया और अब अल्लाह के फजल से तुम दोनों एक दूसरे के हो गए हो। मैं बुत बनकर इन लोगों की तरफ देखती रह गई। फिर इमरान ने मुझसे कहा, आयशा तुमने ये कैसे समझ लिया था कि मैंने किसी साजिश के तहत तुम्हारी माँ से शादी की है? मेरा तुमसे ज़ाहिर कोई रिश्ता ना सही, लेकिन तुम्हारी माँ के हवाले से एक मजबूत रिश्ता तो है, और वो रिश्ता है बाप का। चाहे तुम मेरे खलूस पर यकीन करो या ना करो। हाँ बेटी, अब क्या कहती हो तुम? मेरी माँ ने मुझसे पूछा। मैं इसके अलावा और क्या कह सकती हूँ कि बाप से मेरा रिश्ता गहरा, बहुत गहरा हो गया है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इमरान ने प्यार से मेरे सर पर हाथ रख दिया था। अब हम सब बहुत खुश हैं। मैं एक बेटी की माँ भी बन चुकी हूँ और इमरान मेरे लिए एक बाप की तरह है। और मैं सोचती हूँ कि मेरे अल्लाह, क्या इस दौर में भी ऐसे लोग हुआ करते हैं? हमेशा याद रखें कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हमें रिश्तों के बारे में इतना डरा दिया गया है कि हम हर एक को शक की निगाह से देखते हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की कहानी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली
वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।